इस वीडियो में हम भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में जो बेहतरीन जानकारी होगी हम आपको बता रहे हैं, और इससे बनने वाले क्वेश्चन आप जानते हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे महमूद गजनबी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में हम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तुर्क आक्रमणकारी पहला कदम कौन था। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी के बारे में जान लेते हैं। तो उस वह है सुबक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी हुआ करता था। ठीक है, अब पहले जान लेते हैं तुर्क जो हुआ करते थे कहाँ से भारत पर आए थे और इनका निवास स्थान कहाँ था। तो हम जान लेते हैं तुर्क के बारे में। तो वे गजनी अपने नाम सुना होगा, जिसे इस समय अफ़गानिस्तान या अफ़गान के नाम से जाना जाता है, वहाँ से वे भारत पर आए थे। ठीक है, क्यों आए थे, रीज़न जान लेते हैं। आने का कारण जान लेते हैं। तो उनका मुख्य कारण था धन लूटना। पिछले वीडियो में हमने आपको अरब आक्रमण के बारे में बताया था, और इस वीडियो में हम तुर्क आक्रमण के बारे में बता रहे हैं। तुर्क आक्रमण में अनेक शासकों द्वारा भारत पर अनेक बार आक्रमण किया गया था। ठीक है, समय की हम बात करें तो यह समय है 10वीं शताब्दी में भारत पर तुर्क आक्रमण किया गया था। उनका मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। ठीक है, वे अफगानिस्तान से आए हुए थे। ठीक है, तुर्क साम्राज्य की बात करें, तुर्क साम्राज्य का जो संस्थापक था, साम्राज्य का संस्थापक, उसका नाम था अल्पतगीन नाम का एक मुसलमान हुआ करता था, जो तुर्क साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अल्पतगीन के बाद उसका तुर्क शासक बना जो सुबक्तगीन था, जिसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था तुर्क आक्रांता के रूप में। ठीक है, इसके बाद सुबक्तगीन के बाद जो दूसरा आक्रमणकारी होता है वो मोहम्मद गजनबी था। महमूद गजनवी ये दूसरा आक्रमणकारी था। पहला सुबक्तगीन था, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा मोहम्मद गोरी यह तीसरा आक्रमणकारी था। ठीक है, ये तीनों तुर्क आक्रमणकारी थे। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा आक्रमण भारत पर मोहम्मद गजनवी द्वारा किया गया था, वो भी 17 बार आक्रमण हुआ था। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कुछ इन सब के विषय में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके बारे में। जो सुबक्तगीन था, नोट कर लीजिए सुबक्तगीन के बारे में। तो सुबक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रांता, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क माना जाता है। ठीक है, पहला तुर्क कौन था, सुबक्तगीन। ठीक है, इसने सन की बात करें तो यह 987, याद कर लिए 987 ईस्वी में। ठीक है, सुबक्तगीन द्वारा भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता था। किस स्थान पे किया था, स्थान है पंजाब पर इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। और पंजाब का जो शासक माना जाता है वह जयपाल था। किस शासक के रूप नाम मिलता है उल्लेख, जयपाल के रूप में उस शासक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यही से आप याद कर लीजिए जरा। सुबक्तगीन के बारे में छोटी सी यही लाइन याद करना है। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबक्तगीन माना जाता है, जो अफगानिस्तान से आया हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला यह प्रथम तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है, जिसका सन है 987 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया था, और पंजाब प्रांत में आक्रमण किया था। उस समय वहाँ के शासक जयपाल हुआ करते थे। ठीक है, यह था सुबक्तगीन के बारे में इतिहास। यहाँ से यही आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि प्रथम तुर्क आक्रांता कौन था, किस सन में और कहाँ पर राज किया था, और कहाँ पर आक्रमण किया था, उस समय के वहाँ के शासक कौन थे। ठीक है, यही क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अब चलते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक मोहम्मद
महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था और सबसे अधिक बार आक्रमण करने वाला आक्रांता तुर्क आक्रांता यही माना जाता है। 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। आई बात समझ में। महमूद गजनवी की उपाधि भी दी गई थी उसको, अन्य उपाधियों से नाम जाता है। पहली उपाधि है आमिनी उल दौला, नोट कर लीजिए, यामिन उल दौला नाम से उपाधि मिलती है। दूसरी उपाधि महमूद गजनवी की है आमीन उल अल्लाह, आमीन उल अल्लाह, ठीक है। यह महमूद गजनवी की दो उपाधियां प्राप्त हुई थी, ठीक है। पहला यामिनी उल दौला, आमनी उल अल्लाह, मतलब दोनों में यामिनी उल आमनी उल कॉमन है, बट इसमें दौला और अल्लाह दो अलग अलग शब्द जुड़े हुए हैं, तो यह उसकी दो उपाधियां प्राप्त हुई थी, ठीक है। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और सबसे अधिक आक्रमण करने वाला शासक यही माना जाता है, ठीक है। प्रथम आक्रमण की बात करें, हम केवल महत्वपूर्ण आक्रमण के बारे में ही आपको बताएंगे, जिसमें आपका प्रथम आक्रमण पूछा जाता है 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया गया था। कहाँ किया गया था? पेशावर पे, पेशावर, ठीक है। और द्वितीय आक्रमण की, दूसरा आक्रमण की बात करें, दूसरा आक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो वह दूसरा आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में, पंजाब पर हुआ था, ठीक है। सुबक्तगिन ने भी पंजाब पर आक्रमण किया था। और दूसरा आक्रमण जो हुआ था वह मोहम्मद गजनवी ने भी वहीं पर आक्रमण किया था। उस समय भी इसके शासक जयपाल थे, ठीक है, उस समय जयपाल भी थे। यहाँ से कुछ इतिहास प्राप्त हुआ है कि जयपाल जब सुबक्तगीन से हारा, इसके बाद वह गजनवी से भी हारा। दोनों से हारने के बाद उसे बहुत आत्मग्लानि हुई, ठीक है। इसके बाद उसने अपना आत्मदाह कर लिया। क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया, मतलब आत्महत्या कर लिया, ठीक है, आत्महत्या कर लिया। और इसी आत्महत्या करने के बाद, ध्यान से देखिएगा, यह इम्पोर्टेंट लाइन हम लिखने जा रहे हैं। आत्महत्या करने के बाद जयपाल को मुस्लिम इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। क्या बोला है? ईश्वर का शत्रु, ठीक है। यह आपको सेंटेंस मिलेगा एग्जाम में, शत्रु कहा है, ठीक है। आई बात समझ में। मतलब जयपाल जब सुबक्तगिन से भी हारा था, हमने बताया था, सुबक्तगिन जब आक्रमण किया था भारत पर पंजाब में, ठीक है, पंजाब में वहाँ का जो शासक था जयपाल हुआ करता था। और जब गजनवी में दूसरा आक्रमण भारत पे किया था, वह भी पंजाब पर किया था, ठीक है, पंजाब पर किया था। वहाँ का भी शासक उसी टाइम, कुछ समय बाद जयपाल ही शासक था। दोनों से युद्ध हारने के बाद उसे बहुत आत्मग्लानि हुई। आत्मग्लानि की वजह से उसने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के बाद मुस्लिम इतिहासकारों ने उसके बारे में एक लाइन बोली है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन मानी जाती है, काफ़ी पूछा भी जाता है कि जयपाल को ईश्वर का शत्रु किसके द्वारा कहा गया था? तो मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है, ऐसा उल्लेख मिलता है। अब चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ, तो जहां आपको मिलेगा गजनवी का 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण, यह भारतीय इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है, जिसमें काफ़ी जनधन और काफ़ी लूट मार हुआ था इस 16वें आक्रमण में, ठीक है। यह 16वां आक्रमण, हम एक एक पॉइंट है इसको हम नोट करते हैं, नोट करने का प्रयास कीजिए। 1025 ईस्वी में गजनवी ने भारत पर 16वां आक्रमण किया था। और कहाँ किया था? गुजरात में। आई बात समझ में। स्थान का नाम मिलता है गुजरात। और उस समय किस जगह पे किया था? सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है वहाँ पर किया था। प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ का मंदिर, धन धान्य से भरपूर हुआ करता था यह मंदिर, और जिसे लूट करके गजनवी अपने देश ले गया, ठीक है। इस सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, उस समय 1025 ईस्वी में उसने भारत पर 16वां आक्रमण किया था। और वहाँ के जो शासक थे उस समय, गुजरात के शासक भीम प्रथम नाम मिलता है,
यह जो हम टॉपिक बता रहे हैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शासक के रूप में भीम प्रथम का उल्लेख मिलता है। भीम प्रथम के समय में मोहम्मद गजनवी 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया था और वहाँ से सोना चांदी आभूषण जन धन आदि को हानि पहुंचाते हुए बहुत ही कई लाखों की धन संपत्ति, उस समय की कई लाखों करोड़ों की धन संपत्ति अपने देश ले गया था और सोमनाथ मंदिर को तोड़वा दिया। सोमनाथ की जो मंदिर है ना, उसको तोड़वा करके पत्थरों को मस्जिद की सीढ़ियाँ बना दी। जो पत्थर टूटे मिले, ठीक है, मस्जिद की सीढ़ियाँ बना दी, सीढ़ी बनवाया, ठीक है। इस प्रकार का यह आक्रमण था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, धन धान लूटना, लूट पाट करना ही केवल इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह भी बनते हैं। सोमनाथ मंदिर जब टूट गया था तो उसको बनवाया गया दोबारा, ठीक है। मंदिर का निर्माण, पुनः निर्माण किया गया, पुनर्निर्माण करवाया गया। तो अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग समय में इसका निर्माण किया गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। 1026 ईस्वी में 1026 ईस्वी में प्रथम निर्माण भीमपाल प्रथम द्वारा किया गया। भीमपाल प्रथम, यहाँ से ध्यान रखिएगा, 1025 में जो शासक था भीम प्रथम था, लेकिन जो निर्माण कराया गया ना भीमपाल प्रथम। इस दोनों में नाम में आप अंतर समझ लीजिएगा। यहाँ पर भीमपाल प्रथम अलग नाम है और यहाँ पर भीम प्रथम अलग नाम है। उस समय का शासक जो था भीम प्रथम हुआ करता था जब महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मंदिर को निर्माण करने का जो शासक है, प्रथम निर्माण करने का शासक माना जाता है, वह है 1026 ईस्वी में भीमपाल प्रथम, ठीक है। इसके बाद 1196 में ईस्वी में 1196 में कुमारपाल द्वारा इस सोमनाथ मंदिर को निर्माण किया गया दोबारा, ठीक है, पुनर्निर्माण करवाया गया। और बात करें 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में अहिल्या बाई होलकर द्वारा भी उसका निर्माण किया गया। अहिल्या बाई होलकर द्वारा पुनः निर्माण किया गया। क्यों किया गया यह भी जान लीजिए। जब औरंगजेब ने उसको फिर से तोड़ दिया था, औरंगजेब के पुनः तोड़ने पर, औरंगजेब के पुनः तोड़ने पर उस मंदिर का निर्माण अहिल्या बाई होलकर द्वारा 1765 ईस्वी में पुनः करवाया गया। इसके बाद अंतिम जो निर्माण है 1950 ईस्वी में, ठीक है, वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें प्रथम गृह मंत्री के नाम से जाना जाता है, प्रथम गृह मंत्री। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यह वाला पॉइंट ना इम्पोर्टेंट है, नोट कर लिया। 1950 में अंतिम बार जो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, ठीक ना, 1950 ईस्वी में। तो इस प्रकार है आपका 16वां आक्रमण हुआ करता था। तो 16वें आक्रमण के बारे में एक बार और चर्चा कर लेते हैं। 1025 ईस्वी में गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था और उस समय का जो शासक थे भीम प्रथम हुआ करते थे। सोमनाथ मंदिर का जो पत्थर टूटा था, उस पत्थरों को गजनवी ने मस्जिद की सीढ़ियों पर चुनवा दिया था, ठीक है। इसके बाद टूटे हुए मंदिर को पुनः निर्माण करवाया गया। 4 शासकों द्वारा अलग अलग समय पर किया गया था। भीमपाल प्रथम, कुमारपाल, अहिल्याबाई होलकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग बार पुनर्निर्माण कराया गया था, ठीक है। अब चलते हैं 17वें आक्रमण की तरफ। 17वां आक्रमण जो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण माना जाता है, ठीक ना। अंतिम आक्रमण कह सकते हैं मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? मुल्तान व सिंध के जाट पर, मुल्तान व सिंध के जाटों पर, ठीक है। यह माना जाता है कि 17वां आक्रमण जो हुआ था ना,
इसलिए हुआ था कि जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके गजनवी अपने अफगानिस्तान जा रहा था ना, तो जाटों द्वारा उसको काफ़ी बार परेशान किया गया था, बहुत परेशान किया गया था। जाटों ने उसको बहुत परेशान किया, प्लस उसके लूटे हुए धन को भी अपने पास लूट लिया और उसको बहुत मारा भी था। इस प्रकार अपना बदला लेने के बाद उसने फिर 17वां आक्रमण किया था जाटों के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार यह गजनवी था। गजनवी के बारे अब चलते हैं हम कुछ गजनवी के बारे में इतिहासकार जो मिलते हैं, कुछ दरबारी के मतलब महमूद गजनवी के दरबारी के दरबारी कवि का या विद्वान का उल्लेख के बारे में। ठीक है, यहाँ से हम पहला दरबारी विद्वान नोट करते हैं उत्तवी। उत्तवी एक प्रमुख विद्वान हुआ करता था जिसकी किताब का नाम मिलता है, किताब उसने लिखा था, पहला किताब उसने लिखा है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी नामक एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, उसने एक और किताब लिखा था तारीख उल यामिनी। तारीख उल यामिनी नामक उसने एक पुस्तक लिखी थी। उसने उत्तवी ने जो महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था, उसने दो पुस्तक लिया था, किताब उल यामिनी और तारीख उल यामिनी। ठीक है, उसका एक और प्रमुख विद्वान था अल बरूनी। इम्पोर्टेंट है अल बरूनी के बारे में। ठीक है, अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसको नोट कर सकते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आया, भारत आया था। ठीक है, उसकी भी किताब पुस्तक का दो हैं। पहला है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। दूसरा है तारीख उल हिंद, तारीख उल हिंद। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें भी तारीख उल हिंद है, यहाँ पर भी तारीख उल है, बस इसमें यामिनी है। लगभग दोनों विद्वानों में जो पुस्तक है उल यामिनी, यहाँ पर देखिए उल दोनों सब में है, हिंद हिंद इसमें है, यामिनी यामिनी इसमें है, किताब तारीख इसमें भी है। ठीक है, केवल इसमें यामिनी यामिनी परिवर्तित हुआ है और इसमें केवल हिंद हिंद परिवर्तित हुआ है। ठीक है, यह आप आसान ट्रिक से दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक और विद्वान मिलता है तीसरा फिरदौसी। फिरदौसी ये सब एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, जैसे अलबरूनी हुआ, फिरदौसी हुआ, पुस्तक के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिरदौसी का एक महान ग्रंथ नाम है शाहनामा। शाहनामा, जिसे अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। अफगान का महाभारत के नाम से जाना जाता है। किसे? शाहनामा को। शाहनामा के जो लेखक हैं किस, या फिर शाहनामा किसका ग्रंथ है? वह फिरदौसी का है। ठीक है, महाभारत, अफगानिस्तान का महाभारत किसे कहा जाता है? शाहनामा को। किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी के बारे, फिरदौसी द्वारा लिखा गया है। फिरदौसी को एक उपाधि भी प्राप्त थी, जिस उपाधि का नाम है पूर्व का हेमर। क्या कहा जाता है? पूर्व का हेमर नाम से इसे एक उपाधि भी प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अंतिम इसका एक विद्वान है बैहाकी, नाम से जाना जाता है, चौथा बैहाकी। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ग्रंथ का नाम है तारीख ए सुबक्तगीन, तारीख ए सुबक्तगीन। ठीक है, इसे पूर्व का पेप्सा कहा जाता है। इसकी जो उपाधि है पूर्व का पेप्सा के नाम से जाना जाता है। कौन? बैहाकी। आई बात समझ में? और उपाधि जो है किसको प्राप्त है? पूर्व का हेमर, वह है फिरदौसी को प्राप्त। ठीक है, यही आपको चार ऐसे विद्वान हैं जिनका उल्लेख महमूद गजनवी के समय मिलता है। इस प्रकार से हमारे द्वारा आपको महमूद गजनवी के बारे में जो भी जानकारी थी दी गई। आगे चलते हैं मोहम्मद गोरी की तरफ। मोहम्मद गोरी की तरफ।
ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा तुर्क आक्रमणकारी था। तीसरा तुर्क आक्रमणकारी था। आई बात समझ में? इसने भारत पर जो भी आक्रमण किए थे वह इस प्रकार थे, जिसका पहले उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। अभी गजनवी के बारे में हम जब पढ़ा रहे थे तो गजनवी में का उद्देश्य यह था भारत पर केवल लूटपाट करना, ठीक है। लेकिन इस का जो मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य है, मोहम्मद गोरी का उद्देश्य केवल लूटपाट ही करना नहीं था, बल्कि लूटपाट करने के साथ साथ भारत में साम्राज्य स्थापित करना था। क्या करना था? भारत में साम्राज्य स्थापित करना था, स्थापित करना था, ठीक है। ऐसा करने वाला यह प्रथम मुस्लिम शासक है। ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासक। अगर हम बात करें पिछली वीडियो में जो उसमें हम अरब आक्रमण के बारे में पढ़ाए थे, तो अरब आक्रांता जो भी हुआ करते थे वह भी भारत पर केवल लूटपाट के ही दृष्टि से आए थे। आई बात सुन में? और यहाँ पर भी मोहम्मद गोरी के अलावा मोहम्मद गजनवी और सुबक्तगिन, ये जो भी तुर्क आक्रमणकारी थे, ये दोनों केवल लूटपाट की दृष्टि से आए थे। बट मोहम्मद गोरी का उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना था। लेकिन ऐसा करने वाला यह प्रथम मुस्लिम शासक, ध्यान रखिएगा, ऐसा करने वाला, कैसा करने वाला? साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गौरी का अनेक आक्रमण इसने भी किया था, लेकिन यहाँ पर हम गौरी के तीसरे आक्रमण के बारे में देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गौरी का तीसरा आक्रमण, तीसरा आक्रमण ध्यान से देखिएगा। स्थान जो किया था वह गुजरात पे किया था, गुजरात पर किया था। किस शासक के समय हुआ था? भीमदेव सेकेंड, जिसका नाम मूलराज भी मिलता है। मूलराज सेकेंड, या फिर मूलराज के नाम से भी आ सकता है या फिर भीमदेव के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। गौरी का तीसरा आक्रमण हुआ था। स्थान कहाँ है? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट इसलिए है। अभी हम बता रहे हैं कहानी इसके बारे में। यह इसका जो युद्ध है ना, आबू, माउंट याबू आपने सुना होगा। वहाँ पर याबू जो स्थान है उसके समीप लड़ा गया। आबू के समीप यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक ना। युद्ध का नेतृत्व किसने किया? युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो भीमदेव प्रथम है ना, सॉरी द्वितीय, भीमदेव द्वितीय है, इनकी माता जिनका नाम मिलता है नायिका देवी। नायिका देवी मतलब भीमदेव सेकेंड की माता नायिका देवी द्वारा किया गया था। और नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी को इतना बुरी तरह से पराजित किया, इतना बुरी तरह से पराजित किया कि वह कई सालों तक भारत की तरफ आक्रमण नहीं किया, ठीक है। यह भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम हार थी। भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम हार मानी जाती है, और वो भी किसके हाथों? एक हिंदू महिला के हाथों, भारतीय महिला के हाथों, ठीक है। वह इतना अपमानित हुआ इस युद्ध के बाद कि उसने भारत पर आक्रमण करने का विचार ही छोड़ दिया था। लेकिन आप जानते हैं कि किसी न किसी युद्ध का एक अलग ही निर्णय निकलता है, और इस युद्ध होने से पहले कुछ ऐसे किसी सैनिकों में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी वजह से युद्ध का परिणाम काफ़ी बुरा होता है। तो उस युद्ध में उस समय भारत पर राज करने वाले एक व्यक्ति थे, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ध्यान रखिएगा, तृतीय का एक सेनापति हुआ करता था, सेनापति जिसका नाम जयचंद। जयचंद ने भारत पर आक्रमण करने के लिए, मतलब पृथ्वीराज चौहान की तरफ आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया।
निमंत्रण दिया किसे? गौरी को। मतलब जयचंद द्वारा गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए पुनः निमंत्रण दिया। ठीक है। और जब गौरी भारत पर पुनः आक्रमण किया, मतलब पृथ्वीराज चौहान जिसे के साथ युद्ध हुआ, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसे तराइन का युद्ध बोला जाता है। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में देखेंगे। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया। ठीक है। क्या हुआ? गौरी को हार हुई। ठीक है। गौरी हारा गया और पृथ्वीराज चौहान जीते। ठीक ना। लेकिन तराइन का जब 1 साल बाद तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध जब हुआ, वह भी पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी के बीच हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि जयचंद ने धोखा दे दिया। जयचंद ने क्या किया? धोखा दे करके गौरी के साथ हो लिया। जयचंद के धोखा देने पर गौरी क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गए और गौरी जीत गया। ठीक है। और जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को निकाल लिया। यह यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1192 ईस्वी में हुआ था। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से है कि इसी युद्ध के दौरान गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। ध्यान रखिएगा, तराइन के द्वितीय युद्ध के समय ही 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। अब हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जान लेते हैं। कुछ जानकारी यहाँ से जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ख्वाजा साहब ने अजमेर को अपना कर्म स्थली बनाया था। किसको? अजमेर। ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार यहीं से किया था। अजमेर मतलब कर्म स्थली, जन्मस्थली नहीं है उनकी। ध्यान रखिएगा, यह कर्म स्थली है। ठीक है। यह अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। और यहीं से इन्होंने चिश्ती सिलसिले, एक सिलसिले की शुरुआत की थी जिसका नाम है चिश्ती सिलसिले। यहाँ से उन्होंने इस चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। ठीक है। यह इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। आगे चलते हैं। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध के बारे में जान लेते हैं। यह 2 साल बाद हुआ था, 1194 ईस्वी में। गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। हमने बताया था इसी जयचंद ने गौरी को निमंत्रण दिया था। निमंत्रण किस लिए दिया था? पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए। गौरी निमंत्रण दिया था पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण, पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है। इस हार में जयचंद हार गया। इस युद्ध में जयचंद हार गया और गौरी जीत गया। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जयचंद को मृत्यु प्राप्ति हुई, मतलब जयचंद इस युद्ध में मारा गया। ठीक है। यह थी कुछ जानकारी। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए। चंदावर युद्ध के बाद ध्यान रखिएगा, चंदावर या गौरी का लास्ट अंतिम युद्ध था। चंदावर युद्ध के बाद गौरी ने अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में बनाया। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो यह गुलाम था चंदावर युद्ध के बाद गौरी का। चंदावर युद्ध के बाद गौरी ने अपना गुलाम, ध्यान रखिए, यह गुलाम था कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, जिसे प्रशासन की देखरेख के लिए भारत में नियुक्त किया। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। जानकारी महत्वपूर्ण यहाँ से पृथ्वीराज चौहान के बारे में।
पृथ्वीराज चौहान के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा हमारी लिखावट पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था, वासुदेव। ठीक है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रह राज, ठीक है, चतुर्थ, विग्रह राजा चतुर्थ चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था, जिसकी एक नाटक है, नाटक वो भी संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत नाटक है, जिसका नाम है हरि केली। क्या नाम है? हरि केली। हरि केली संस्कृत नाटक है विग्रह राज का। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यह चीज़। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा आपने नाम सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी मतलब बनवाया था, जिसका नाम दिया था 2.5 दिन का झोपड़ा। रियल में वो 2.5 दिन का झोपड़ा है नहीं, वह 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना, शुरुआत में विग्रह राज द्वारा मतलब चतुर्थ विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। क्या था? विद्यालय था। वर्तमान में इसका क्या नाम पड़ गया है? वर्तमान नाम की अगर बात करें तो इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, आई बात समझ में? लेकिन पहले क्या था? यह विद्यालय था। कौन सा विद्यालय था? संस्कृत विद्यालय। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था उस टाइम। ठीक है। जिसे तोड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से प्रसिद्ध किया गया, वह मस्जिद के रूप में। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय का इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश का अंतिम शासक, बात करें अंतिम शासक की, क्या नाम है उसका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, तृतीय अंतिम शासक था। और चौहान के वंश में पृथ्वीराज चौहान जो शासक हुआ करते थे, उनका राजकवि की बात करें तो चंद्रबरदाई राजकवि के नाम से उल्लेखित मिलता है। चंद्रबरदाई। ठीक है। चंद्रबरदाई की एक रचना है पृथ्वी राज रासो। चंद्रबरदाई की एक रचना है जिसका यह मिलती है पृथ्वी राज रासो। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है, और यह आला खंड है, आला खंड के रूप में जानी जाती है, जिसमें वीर रस का समागम है। आई बस में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि रणथंभौर के जैन मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। जैन मंदिर का निर्माण कहाँ पर? रणथंभौर में जो जैन मंदिर का है ना, उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। ठीक है। आई भाषण में थोड़ी सी जानकारी तराइन युद्ध के बारे में ले लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम की अगर हम बात करें तो 1191 में गौरी वर्सेस चौहान के बीच में। ठीक है, जिसमें चौहान जीता था। और अगर हम द्वितीय युद्ध की बात करें 1192 ईस्वी में, तो गौरी वर्सेस चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की हार हुई थी। और हम चंदावर युद्ध की बात करें, चंदावर युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, गौरी और जयचंद के बीच में जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरह से आपका यह तुर्क आक्रमण समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।